बच्चों, केमिस्ट्री फाउंडेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम पढ़े थे पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किन कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं देखे थे और उसके गुणधर्म देखे थे। आज हम पढ़ेंगे जैसे ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में और उसके बाद गैस से फिर द्रव में और द्रव से सॉलिड में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए अब पढ़ते हैं। और चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का क्या नाम था, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम पहले देख लेते हैं जैसे ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में यह परिवर्तन होता है। तो हम ठोस को जब गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब हम गैस को ठंडा करते हैं, जब गैस को हम ठंडा करते हैं तब द्रव बन जाता है। जब द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बर्फ ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, बर्फ। जब बर्फ को हीट देते हैं तो पिघल जाता है, तो किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में हो जाता है। फिर द्रव को जब हम हीट करते हैं तब गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब बर्फ पिघल गया तो द्रव में हो गया, तब द्रव को हीट करते हैं तब किसमें, गैस में चेंज हो जाता है। फिर गैस को ठंडा करते हैं। गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव को ठंडा करते हैं तो किसमें, बर्फ में चेंज हो जाता है। अब चलिए समझते हैं। वाष्पीकरण, द्रवण, कंडेंसेशन जिसे संघनन कहते हैं, और उत्पादन, सब्लिमेशन। तो पहले देख लेते हैं द्रवण। ठोस यहां पर लिखते हैं, यहां पर द्रव लिखते हैं और यहां पर गैस लिखते हैं। जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं, द्रवण। और इस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं, द्रवणांक। उसके बाद द्रव से गैस में जाते हैं तब वाष्पन होता है, वाष्पन, वाष्पन। अब ठोस से डायरेक्ट गैस में जाते हैं, सब्लिमेशन जिसे उत्पादन कहते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, उत्पादन, 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 सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब फिर लाते हैं द्रव से, अगर ठोस में लाते हैं, द्रव से ठोस में लाते हैं तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, हिमांक होगा। अगर द्रव से ठोस में लाएंगे तो हिमांक कहते हैं। जब गैस से द्रव में लाते हैं, जब गैस से कोई चीज द्रव में लाते हैं तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन, संघनन, संघनन। और फिर गैस से ठोस लाते हैं तब भी इसे क्या कहते हैं, उत्पादन। क्या कहते हैं, उत्पादन। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उत्पादन का एग्जाम्पल है
जो घरों में प्रयोग किया जाता है पूजा स्थल पर, वो क्या है? कपूर है। कपूर ये उत्पादन का अच्छा उदाहरण है। क्या? कपूर। और दूसरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसे नसादर कहते हैं, नोसादर, नोसादर। अब यहां पर देख लेते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक जब किसी तरल पदार्थ को उबाला जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है, उबलना, तो क्वथनांक कहलाता है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देख लो वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर होता है। वाष्पन और दूसरे तरफ लिखते हैं क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक। तो वाष्पन क्या होता है? हर ताप पर होता है, हर ताप पर होता है, हर ताप पर वाष्पन होता है। मान लेते हैं कि भगोने में आप पानी रखते हैं, तो चाहे 70 डिग्री सेल्सियस हो या 80 डिग्री सेल्सियस हो तो वाष्पन होता है, लेकिन क्वथनांक 100 डिग्री के पार होता है। यह एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है क्वथनांक। और क्या? वाष्पन हर ताप पर होता है, वाष्पन। और क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित तापमान पर होता है, निश्चित तापमान पर होता है, निश्चित तापमान पर होता है। और जो वाष्पन होती है द्रव के सतह पर होती है। वाष्पन कहां पर होती है? द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन का कहां पर होती है? द्रव की सतह पर। और क्वथनांक क्या होता है? पूरे द्रव में होता है। क्वथनांक, क्वथनांक पूरे द्रव में होता है। मान लेते हैं पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पूरे अण जो होते हैं पूरे निचले सतह से लेकर ऊपरी सतह तक क्या होते हैं? बॉयल करते हैं उनके अण। तो क्वथनांक क्या होता है? पूरे द्रव में होता है। अब देख लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए डाल देते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। और दूसरा है तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, करता है। और तीसरा है जो
वायु के वेग पर, वायु के वेग पर निर्भर करता है, वायु के वेग पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं गिलास ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, भगोना ले लेते हैं, और उसके बाद एक थाली ले लेते हैं, एक थाली ले लेते हैं, तो किसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा? तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो किसमें ज्यादा होगा? थाली में ज्यादा होगा, उसके बाद भगोने में होगा, उसके बाद ग्लास में होगा। और तापमान पर निर्भर करता है, तापमान जितना ज्यादा होगा उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? वायु के वेग पर निर्भर करता है। वायु का वेग का मतलब है कितना गर्मी है उसमें, तो वायु के वेग, जैसे गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वहां पर क्या है? वायु का वेग ज्यादा है। और चौथा क्या है? चौथा फैक्टर क्या है? वायु की आर्द्रता पर, वायु की आर्द्रता पर, आर्द्रता पर वायु की आर्द्रता, इसमें उल्टा होता है। चौथा देख लीजिए, कंफ्यूजन बहुत होंगे इसमें। ये सब जिसका ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण तो ज्यादा होगा, लेकिन वायु की आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण उतना कम होगा। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण करण। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वायु की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? पानी घुला हो जिसमें, तो वायु की आर्द्रता ठंडी के मौसम में ज्यादा होती है आर्द्रता, और गर्मी के मौसम में कम होती है आर्द्रता। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए उठाते हैं। अब चलते हैं द्रव की गुप्त उष्मा, जानते हैं क्या होता है द्रव की गुप्त उष्मा। द्रव की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा शब्द से ही पता चलता है। गुप्त माने छिपी हुई, जो छिपी हुई उष्मा होती है उसे द्रव की गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की प्रक्रिया द्रव की गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या? 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की प्रक्रिया द्रव की गुप्त उष्मा कहलाती है। गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या है? 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, 1 केजी, तो उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। और दूसरा है वाष्प की गुप्त उष्मा, वाष्प की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। 1 केजी द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्प की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्प की गुप्त उष्मा कहलाती है। ये हो गया।
अब जान लेते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब, तो इसका साधारण सा परिभाषा है, वायु द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इसकी परिभाषा क्या होती है? वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब जान लेते हैं ये वायुमंडल, आपको पढ़ाए थे पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, आप फंसेंगे जरूर। आप बताइए कि वायुमंडलीय दाब पदार्थ है कि नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब पदार्थ है, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी है और आयतन भी घेरती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे सर, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक गुब्बारे को लीजिए, उसमें आप बिना हवा के उसे तोड़ लीजिए और उसके बाद हवा भर दीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ भार आएगा और उसके बाद कुछ आयतन होगा। तो इसलिए वायुमंडलीय दाब क्या है? पदार्थ है। अब जान लेते हैं एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.101 गुणे 10⁵ पास्कल। ये क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब होता है। एक वायुमंडलीय दाब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं दाब। क्या पढ़ते हैं? दाब। ये दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब कहलाता है। क्या? ये छोटी छोटी परिभाषाएं 9th में आपके स्कूल में पूछी जाती है, जो एक नंबर या दो नंबर, बहुत से स्कूल में 2 नंबर 3 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं होता 3 नंबर से। तो इसमें क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। अब देख लेते हैं इसका फार्मूला। दाब बराबर क्या होता है? तो P बराबर F/A। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया, प्रति क्षेत्रफल एकांक में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यहां से फार्मूले से ही परिभाषाएं आ जाती है। अगर फार्मूला आपने लिख लिया तो परिभाषाएं कन्फर्म है कि आप लिख ले जाएंगे। और इसका क्या होता है? मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और इसका एक मात्रक और होता है। क्या होता है? फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। कितना होता है? 5 डाइन होता है। आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी चीजें आएंगी अगले लेक्चर में, जिसमें एक ही लेक्चर और लगेगा इस क्लास में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
जिसमें हम पढ़ेंगे धात, आधात, तत्व, यौगिक, ये चीजें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम दोबारा समझाएंगे और अच्छी तरीका से समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया हो तो। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। आप ही लोग हमें आगे स्तर तक ले जा सकते हैं। आप अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है कि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आए। तो दोस्तों, आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्द से आए कि नहीं आए। दोस्तों, जय हिंद।